तो यहां पे लिखा है VVIMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते क्या है ऐसा इस क्वेश्चन में, शायद इस टाइप का हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ भी है। तो क्वेश्चन है बेटा, इन एन एग्जामिनेशन ऑफ अ सर्टेन क्लास एटलीस्ट 70% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स, at least 72% failed in chemistry, at least 80% failed in mathematics, and at least 85% failed in English. How many at least must have failed in all the 4 subjects? तो काफी जनता फेल हो चुके बेटा। सब्जेक्ट वाइज तो हमें दे दिया है और बोल रहे हैं कि चारों सब्जेक्ट में मिनिमम कितने परसेंट स्टूडेंट चारों सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए में 5% बोला है, ऑप्शन बी में 7% बोला है, ऑप्शन सी में 15% बोला है, और ऑप्शन डी में कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा। और जब हमने जितना पढ़ा है, जितने फॉर्मूले हमारे पास है, उससे अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट इस कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। बट देखते हैं क्या ऑप्शन डी सही है या कोई और ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो बेटा इसमें कैसे सॉल्व करना, क्या चाहिए हमें एग्जैक्टली। तो जैसे यहां पे अगर हम लोग, हमारे पास क्या है, फिजिक्स में बेटा, फिजिक्स के सेट को मैं जैसे n ऑफ p लिख रहा हूं मैं। ठीक है, हम मान के चलते हैं 100 स्टूडेंट है क्लास में, टोटल कितने स्टूडेंट है 100। ठीक है, टोटल मैं यहां पे मान के चल रहा हूं कि मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसको हम 100 मान लेते हैं, ताकि परसेंटेज अपना एग्जैक्ट नंबर्स में आ जाएगा। तो बेटा फिजिक्स में कितने स्टूडेंट फेल हुए, एटलीस्ट 70%। मतलब फिजिक्स में जो फेल हुए वो कितने होंगे बेटा, 70 से ज्यादा होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन केमिस्ट्री में कितने स्टूडेंट फेल हो रहे बेटा, 72%। तो 72 या उससे ज्यादा स्टूडेंट केमिस्ट्री में फेल हो चुके। 80% मैथ्स में तो काफी खतरनाक तरीके से बच्चे फेल हो रखे हैं। और इंग्लिश में कितने बेटा, 85%। खतरनाक इंग्लिश पूछिए लग रहा है। ठीक है, तो बेटा फिजिक्स में फेल होने वाले कितने हैं, 70 या उससे ज्यादा, केमिस्ट्री में 72 या उससे ज्यादा, मैथ्स में 80 या उससे ज्यादा, इंग्लिश में 85 उससे ज्यादा। बेटा परसेंटेज को मैंने किस हिसाब से कन्वर्ट किया है कि टोटल 100 माना है तो 70% 70 बना, 72 बना, सो ऑन। ठीक है, अभी हमें क्या पूछ रहे हो लोग कि ऐसे कितने बच्चे हैं, मिनिमम कितने बच्चे हैं, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ्स एंड इंग्लिश। इन चारों सब्जेक्ट में मिनिमम कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए। इसकी कौन सी वैल्यू पूछ रहे बेटा, ये मिनिमम वैल्यू पूछ रहे। ठीक है, तो देखते बेटा इसको कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो बेटा उसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था, n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि अगर इंटरसेक्शन मिनिमम चाहिए तो यूनियन क्या हो सकता है बेटा, मैक्सिमम हो सकता है। मिनिमम इंटरसेक्शन तभी मिलेगा जब यूनियन मैक्सिमम होगा। चलो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे कर सकते हैं। तो बेटा यहां पे थोड़ा मैं ये सोच रहा हूं कि पहले मैं p इंटरसेक्शन c की मिनिमम वैल्यू निकाल लेता हूं और m इंटरसेक्शन e की मिनिमम वैल्यू निकालता हूं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा, तो इसको सिर्फ क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरह मत देखो, एक कंसेप्ट की तरह देखना। तो बेटा मैं सोच रहा सिर्फ पहले इसका मिनिमम निकालता और इसका मिनिमम निकालता। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या करना है। तो मुझे p इंटरसेक्शन c का मिनिमम वैल्यू चाहिए, p इंटरसेक्शन c का मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो बेटा n ऑफ p यूनियन c इज इक्वल टू क्या आएगा, n ऑफ p प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ p इंटरसेक्शन c। माइनस n ऑफ p इंटरसेक्शन c। तो बेटा ये मिनिमम चाहिए हमें, इसकी वैल्यू कैसे चाहिए, मिनिमम। ये मिनिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम होगा बेटा, क्योंकि ये दोनों तो फिक्स है ना, इनके बारे में उन्होंने बता दिया। ठीक है, तो अब क्या करना बेटा, इसमें हमें ये मिनिमम चाहिए, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है 100। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बेटा 100 इज इक्वल टू, ये मैक्स ले रहा है तभी जाके मिनिमम मिलेगा। फिजिक्स में कितने स्टूडेंट बेटा, मिनिमम 70 है। ठीक है, मिनिमम 70 है, केमिस्ट्री में मिनिमम 72 है। तो बेटा यहां पे क्या लिखेंगे, मिनिमम 70 है, इसमें मिनिमम 72 है, माइनस p इंटरसेक्शन c मिनिमम। ठीक है, n ऑफ p इंटरसेक्शन c मिनिमम। समझ में आ रहा बेटा क्या कर रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, मैंने इसको भी लिस्ट क्यों रखा है, क्योंकि अगर इसको बढ़ाऊंगा मैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी ना।
70 और 72 क्यों लिखा है? 70 की जगह जैसे उन्होंने बोला मिनिमम 70, अगर मैं इसको 75 लिख दूं तो ऑब्वियस सी बात इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। मैंने जितना ज्यादा लूंगा उतना ज्यादा सबट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, तभी जाके 100 आएगा। समझ में आ रहा है? 70 से ऊपर क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि अगर मैंने यहां पे 75 लिया तो मुझे उतना ही 5 यूनिट यहां से वैल्यू और ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके आंसर क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक है, तो बेटा हमें क्या मिल रहा है? 100 इज इक्वल टू 142 माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मिनिमम। तो बेटा यहां से हमें साफ साफ क्या समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मिनिमम इज 42। मिनिमम 42 स्टूडेंट्स हैं जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में फेल हो गए होंगे, क्योंकि फिजिक्स में मिनिमम 70 फेल हुए थे, केमिस्ट्री मिनिमम 72 फेल हुए थे। और बेटा यूनियन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 100 हो सकती है। वही उसी के हिसाब से हमने परसेंटेज के नंबर ऑफ स्टूडेंट में कन्वर्ट किया है। तो यहां पे क्या समझ में आ रहा है? मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज 42। अब ये सेम चीज हम मैथ्स एंड इंग्लिश के लिए कर लेते हैं। ये सेम चीज मैथ्स एंड इंग्लिश के लिए कर लेते हैं बेटा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स और इंग्लिश इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश। देख लो बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स एंड इंग्लिश। ठीक है, तो बेटा ये मिनिमम चाहिए हमें। देखो ये वाला पार्ट चाहिए ना, मैं इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको निकाला, अब इसको निकाल रहा हूं। ठीक है, इसके मुझे क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो बेटा ये हमें मिनिमम चाहिए। अगर इसको मैं मिनिमम चाहता हूं, अगर इंटरसेक्शन मिनिमम चाहता हूं, तो मुझे यूनियन कैसा लेना पड़ेगा? मैक्सिमम, क्योंकि ये वैल्यूज तो फिक्स है। तो इसको मैक्स लेना पड़ेगा बेटा। तो इसको मैक्सिमम कितना है? 100 है। अच्छा, मैथ्स में कितने? मिनिमम 80 स्टूडेंट मैथ्स में फेल हुए, मिनिमम 85 स्टूडेंट इंग्लिश में फेल हुए, माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश मिनिमम। तो बेटा यहां पे साफ साफ दिख रहा है 100 है, 165 है। तो 165 में से कितना सबट्रैक्ट करेंगे तो 100 आंसर आएगा 65। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश मिनिमम इज 65। समझ पा रहे बेटा? ये 100 से एक्सीड करेगा नहीं। और इसको भी मैंने क्या लिखा है? जो मिनिमम वैल्यूज दिए वही लिखा है। अगर इनकी वैल्यू बढ़ाओ, जैसे ये 80 को मैं क्या लिख सकता हूं? 80 से 100 कुछ भी लिख सकता हूं, बट जैसे ही इसकी वैल्यू में बढ़ाऊंगा ये क्या होगा? ये भी बढ़ता जाएगा। मुझे क्या निकालना है? मिनिमम निकालना है। ठीक है, तो बेटा अभी हमारे पास क्या है? P इंटरसेक्शन C की मिनिमम वैल्यू पता है हमें, M इंटरसेक्शन E की मिनिमम वैल्यू पता है। हमें क्या चाहिए? जैसे इसको अभी अगर मान लो मैं एक सेट की तरह कंसिडर कर रहा हूं, दिस इज सेट A। अगर मैं P इंटरसेक्शन C को सेट A मान लेता हूं एंड M इंटरसेक्शन E को सेट B मान लेता हूं, तो मुझे क्या चाहिए बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B मिनिमम। समझ में आ रहा बेटा? ठीक है, हमने क्या किया? फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री को सेट A मान लिया और मैथ्स इंटरसेक्शन इंग्लिश को सेट B मान लिया। हमें क्या चाहिए? इन दोनों के इंटरसेक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? वही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A यूनियन B। तो n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? n ऑफ A प्लस n ऑफ B एंड माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब इसके लिए बोला इसने मुझे मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम चाहिए तो बेटा ये क्या होगा? ये मैक्स होगा। ये क्या होगा? मैक्स होगा। तो बेटा क्या पॉसिबिलिटी? मैक्सिमम कितना आ सकता है? 100 है ना। एक पॉसिबिलिटी है ना कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री में फेल हुए, जो स्टूडेंट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में फेल हुए हैं, उनका नंबर, जो स्टूडेंट मैथ्स एंड इंग्लिश में फेल हुए, तो इन दोनों को मिला के मैक्सिमम क्या हो सकता है? 100 स्टूडेंट ही हो सकते हैं। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या? 100 इज इक्वल टू, इसका कितना दिया बेटा? मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है इसकी? 42 आ रही है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 65 आ रही है, माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B मिनिमम। तो बेटा क्या समझ में आ रहा है यहां पे? दिस इज 100, दिस इज 107 माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B मिनिमम। तो बेटा क्या मिला हमें यहां पे? n ऑफ A इंटरसेक्शन B मिनिमम इज इक्वल टू 7। ठीक है, और ये A इंटरसेक्शन B क्या है बेटा? ये इंटरसेक्शन B क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ्स एंड इंग्लिश मिनिमम 7। तो परसेंटेज में आंसर क्या आएगा बेटा? 7%। मिनिमम 7% स्टूडेंट, मिनिमम 7% स्टूडेंट क्या हो रहा है बेटा? फेल हो रहा है चारों सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो जैसे हमने जब क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन के डेटा को देख के हमें नहीं लग रहा था कि हम कोई कंक्लूजन आंसर तक लेके जा पाएंगे, बट हम आंसर तक लेके जा पाए। उसका रीजन क्या है? हमने ऑलरेडी ये कंसेप्ट पढ़ा है
कि जब इंटरसेक्शन मिनिमम होता है तो यूनियन मैक्सिमम ही लेना पड़ता है, और जब इंटरसेक्शन को मैक्सिमम लेना है तो यूनियन मिनिमम ही लेना पड़ता है। उसको भी अपन आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो बेटा इसको अच्छे से लिख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको इंटरसेक्शन मिनिमम चाहिए या फिर इंटरसेक्शन मैक्सिमम चाहिए, तो उसमें ये जो अभी अपन ने तरीका अप्लाई किया उसको आप इजीली अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। तो इसको लिख लो अच्छे से पूरे पार्ट को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। इफ ए कैपिटल एन इज इक्वल टू सेट ऑफ ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मीनिंग क्या रहा बेटा? क्या लिखेंगे हम लोग ए एन को? ये क्या बोल रहा है? ए इंटू एक्स है ना, और एक्स नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब क्या है? ए मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 सो ऑन, है ना। तो क्या आएगा बेटा? ये a, 2a, 3a, 4a, सो ऑन, ठीक है। चलो तो इसने ऐसा दिया है, तो पूछा क्या है? देन 3n इंटरसेक्शन 7n। 3n क्या होगा बेटा? 3 के मल्टीपल्स। 7n क्या होगा? 7 के मल्टीपल्स। इंटरसेक्शन पूछा है बेटा, तो इसका मतलब क्या है? 3 एंड 7 के कॉमन मल्टीपल के मल्टीपल्स। 3 एंड 7 के कॉमन मल्टीपल के मल्टीपल्स। अच्छा, कैसा कॉमन मल्टीपल? 3 एंड 7 के कॉमन मल्टीपल तो बहुत है ना। तो हम कैसे यहां पे क्या बोलेंगे? 3n इंटरसेक्शन 7n। तो बेटा आंसर क्या होता है? इसके कॉमन मल्टीपल के मल्टीपल्स, या फिर इन दोनों में जितने कॉमन आ रहे हैं तो क्या होंगे? 3 और 7 के कॉमन मल्टीपल्स। वो कॉमन मल्टीपल्स किसके मल्टीपल होंगे बेटा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल के मल्टीपल्स आएंगे। 3 और 7 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है? 21। तो आंसर क्या आएगा? सीधा सीधा 21 है। तुम देख सकते हो यहां पे कॉमन एलिमेंट तुम जैसे ही कलेक्ट करोगे तो क्या मिलेंगे? 21, 42, 63, 84। इसका मतलब क्या है? वो सब 21 के मल्टीपल्स है। यहां पे एक प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो आप कि अगर ए एन इंटरसेक्शन बी एन लिखा है इक्वल टू सी एन, ए इंटरसेक्शन ए एन इंटरसेक्शन बी एन इज इक्वल टू सी एन अगर लिखा है तो बेटा सी क्या होगा? सी इज अ एलसीएम ऑफ ए एंड बी। सी इज अ एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। समझ पा रहे हो? तो अभी जैसे यहां पे 3, कुछ बच्चे सोचेंगे कि ए इंटू बी होता है शायद, तो ए इंटू बी नहीं होता बेटा। 3 और 7 दोनों एक दूसरे के को प्राइम नंबर से, इसलिए उनका एलसीएम सीधा उनका मल्टीप्लीकेशन आया। बट इसी जगह मान लो कुछ और होता, जैसे मान लो अगर हमारे पास यहां पे 6 और 15 की बात चल रही होती, ठीक है, 6n इंटरसेक्शन 15n, तो क्या बनेगा बेटा? इसको देख ले एक बार। 6n इंटरसेक्शन 15n, तो बेटा क्या लिखना है? इसका एलसीएम लिखना है। सीधा सीधा 90 लिखना है क्या? नहीं। 6 और 15 का कॉमन मल्टीपल क्या है? 30 है, तो आंसर क्या आएगा? 30n आएगा, ठीक है। समझे? तो जब को प्राइम नंबर से सीधा एलसीएम क्या होता है? उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है। बट जब नंबर्स को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है मतलब उनका कॉमन डिवाइजर है 1 के अलावा कॉमन डिवाइजर। जैसे यहां पे क्या है? 3 इज द कॉमन डिवाइजर, लीस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो 3 इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जब हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 के अलावा कुछ है तो वो क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स नहीं होते, ठीक है बेटा। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस वही है, बेसिक कैलकुलेशन पे है बट थोड़ा कंसेप्ट है, तो ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। तो इसको लिख लो अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे कुछ ट्रू एंड फॉल्स पूछा है हमें, ठीक है। तो क्या दिया बेटा? A इज अ सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर क्या होता है बेटा? 0 1 2 3 सो ऑन, है ना। 0 और उसके आगे जो इंटीजर्स है उनकी बात चल रही है, और उन्हें रोक दिया, 10 तक ही रोक दिया। n लेस देन इक्वल टू 10 बोला बेटा, तो n की वैल्यू क्या होगी? 0 से लेके 10 तक हमें n की वैल्यू हम रख सकते हैं। तो क्या क्या है पूछा है देखो। फर्स्ट 0 बिलोंग्स टू a, सेकंड 0 इज अ सबसेट ऑफ a, थर्ड सेट ऑफ 0 वो उधर साइड है, मतलब a इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ 0। फोर्थ में क्या दिया बेटा? 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू a। फिफ्थ में दिया है n ऑफ a इज इक्वल टू 10। सिक्स्थ में दिया है सेट ऑफ 0 इज अ सबसेट ऑफ a, ठीक है। तो बेटा ये सब तो तभी पता चलेगा जब हम a को लिखेंगे, ठीक है। तो एक काम करते फटाक से सेट a को लिख देते हैं। सेट a को कैसे लिखना है? n की वैल्यूज डालनी है बस हमें। तो यहां पे n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 में n की वैल्यू क्या लिखनी है बेटा? 0 लिखनी है। 0 लिखने पे आंसर क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। 0 लिखने पे आंसर क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। फिर 1 डाल दो, तो 1 पे क्या आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है। 2 पे 1/3 आ रहा है। देख लो क्या क्या आ रहा है, ठीक है। 1 डाला, 1 - 1 0 हो गया, 0/2। फिर क्या आया बेटा? 1/3। फिर उसके बाद क्या आएगा बेटा?
2/4 आएगा, 2/4, ठीक है, इसको अभी ऐसे लिखते हैं, सिंप्लीफाई फॉर्म में बाद में लिख सकते हैं अपन। 2/4 हो गया किसके लिए अपने पास, 3 के लिए। 4 के लिए क्या आ रहा बेटा, 4 के लिए हमारे पास 3/5 आ रहा है। 5 के लिए 4/6 आ रहा है। फिर क्या आएगा बेटा, 5/7 आएगा, 6/8 आएगा, 7/9 आएगा, 8/10 आएगा, एंड में क्या आएगा बेटा, n को जैसे तुम 10 डालोगे 9/11 आएगा। ठीक है, इनमें कोई सेम है क्या, सेम होने का चांस वैसे बनेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर रहे हैं हम लोग, एक एक नंबर ऐड करते जा रहे, तो सेम तो आने के चांसेस वैसे भी नहीं दिख रहे। तो यहां पे टोटल कितने एलिमेंट हो गए बेटा हमारे पास, टोटल हमारे पास एलिमेंट बन गए 11। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने आ रहे बेटा, 11 आ रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने आ रहे, 11 आ रहे। चलो अब चेक करते हैं एक एक चीजें। तो बेटा ये सिंबल किसके लिए यूज किया जाता है, बिलोंग्स टू का, कि क्या ये नंबर इसका एलिमेंट है क्या, तो क्या बेटा 0 ए का एलिमेंट है क्या, हाँ है, तो ये क्या होगा, दिस इज ट्रू। ये क्या बोला बेटा, 0 इज अ सबसेट ऑफ ए, पहले तो ये चीज सेट है ही नहीं खुद, 0 सेट है क्या, नहीं। सेट कैसे लिखते हैं हम लोग, सेट कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो कोई भी एलिमेंट किसी का सबसेट हो सकता है क्या, नहीं, एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं हो सकता, तो दिस इज फॉल्स। ये क्या है बेटा, देखो ए में कितने एलिमेंट है, 11, वो क्या बोल रहा है, एक उसका सबसेट है, सिंबल उल्टा दिया ना, ठीक है। तो जिस तरह वो मुंह खुल रहा है वो क्या होता है, वो बड़ा सेट होता है, पावर सेट, सुपर सेट होता है। तो क्या बेटा ए का ये सुपर सेट है क्या, नहीं है, तो ये भी क्या होगा, ये फॉल्स होगा। ये बोला 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्या 1/3 इस सेट में है क्या, 1/3 तो है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू हो सकता है क्या, नहीं, तो ये भी क्या आ रहा बेटा, ये भी फॉल्स आ रहा है। एन ऑफ ए 10, वो तो अभी दिख रहा है हमें सामने, एन ऑफ ए कितना है, 11 है, तो ये क्या होगा, ये भी फॉल्स होगा। फिर लास्ट वाला देखो बेटा क्या है, करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसेट, सेट ऑफ 0 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो बेटा हाँ सही बात है, हम ए के ही किसी एलिमेंट से सेट बनाएंगे तो क्या बनेगा, ए का सबसेट बनेगा। तो सेट ऑफ 0, इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, इसका एक ही एलिमेंट है और वो ए में है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर है। चलो तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिख लो अच्छे से, ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या दिया है, ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 एंड बी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब क्या है बेटा, सेट ऑफ इंटीजर्स, सच दैट -5 लेस देन एक्स लेस देन 5, और कुछ चीजें हमें पूछी इन्होंने, निकालनी है, ठीक है। तो फटाफट निकाल लेते बेटा, ये तो बेसिक सा सवाल है, इसको तो बहुत पहले ही पढ़ चुके हम लोग, जस्ट एक रिवीजन के लिए डाला है इसमें। तो बेटा इसमें क्या क्या करना है, सेट लिख देते सीधा सीधा। तो सेट ए क्या बनेगा बेटा, किसका सेट है ये, प्राइम नंबर। चलो जिसको आ रहा है फटाफट लिख लो बेटा, तुम्हें अगर आ रहा है तो लिखो। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10, तो सबसे पहला कौन है, 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, ठीक है बेटा, ये 4 प्राइम है हमारे पास। बी किसका सेट है बेटा, इंटीजर्स जो -5 और 5 के बीच में, तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो बेटा फटाफट लिख लो इसमें फिर a माइनस बी क्या होगा बेटा, a से वो एलिमेंट हटा दो जो b में है, तो कौन कौन है बेटा b में, 2 और 3 है, तो आंसर क्या आ रहा है 5,7। फिर वैसे b माइनस ए चाहिए बेटा, तो b माइनस ए में क्या होगा, जो एलिमेंट a में वो हटा दो b से, तो -4 -3 -2 -1 0 1 4। फिर बेटा a यूनियन b एंड a इंटरसेक्शन b, ठीक है, तो निकाल ले उसको, a यूनियन और a इंटरसेक्शन चाहिए। तो बेटा ए यूनियन बी क्या आएगा, फटाक से बोलो, ए यूनियन बी क्या आएगा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5 7। और फिर बेटा क्या पूछा हमें, इंटरसेक्शन पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा क्या आएगा यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एलिमेंट्स कौन से, सेट ऑफ 2 एंड 3 आएगा, सेट ऑफ 2 एंड 3 आएगा, ठीक है। तो इसको लिख लो अच्छे से फटाक से। चलो बेटा तो अब एक स्पेशल केस हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या है स्पेशल केस, ठीक है। चलो तभी जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एन ऑफ ए एन ऑफ ए हमारे पास गिवन है 750 एंड एन ऑफ बी गिवन है हमारे पास 500।
ठीक है। और मेरा क्वेश्चन आपको ये है, फर्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी मिनिमम, सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी मैक्सिमम, थर्ड number of elements in A intersection B minimum, and fourth number of elements in A intersection B maximum। बेटा सिर्फ हमारे पास दो ही चीज है, n of A 750 है एंड n of B 500 है। पहला क्वेश्चन पूछा है कि यूनियन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो बेटा यूनियन मिनिमम तब होता है जब इंटरसेक्शन मैक्सिमम होता है। ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। यूनियन मिनिमम का होगा बेटा जब इंटरसेक्शन मैक्सिमम होगा। तो हमारे पास दो सेट है, एक सेट 750 एलिमेंट्स लेके चल रहा है, दूसरा 500 एलिमेंट्स लेके चल रहा है। और बेटा हमेशा ही इंटरसेक्शन की अगर हमारे पास हमारा यूनिवर्सल सेट डिफाइन नहीं किया है, ठीक है, अभी इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया तो वहां पे परसेंटेज का क्वेश्चन था, परसेंटेज कभी 100 को एक्सीड नहीं करता है, बट यहां पे कोई परसेंटेज की बात चल रही क्या, नहीं। तो जब आपके पास यूनिवर्सल सेट का कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यूज का कोई कंडीशन नहीं, तो बेटा उस टाइम हम क्या कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन मैक्सिमम तब होगा जब छोटा वाला सेट पूरा का पूरा बड़े वाले सेट के अंदर होगा। देख लो बेटा ये चीज कि सेट ए के अंदर सेट बी है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यूनियन के लिए कोई कंडीशन लिमिटेशन है क्या कि यूनियन इतना हो सकता, नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं दी उसके लिए। इंटरसेक्शन हमारा बेटा जब भी हमें इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, इंटरसेक्शन मैक्सिमम कब होगा, छोटा वाला सेट जब बड़े वाले सेट के अंदर होगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या समझ में आ रही है, यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी मैक्स कितना आ सकता है, 500। क्या हो रहा है इस केस में कि बी पूरा का पूरा ए के अंदर है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। देखो यहां पे बेटा सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन पे काम चल रहा है, ठीक है, यूनियन के बारे में कुछ भी बोला गया नहीं है। तो बेटा जिस मोमेंट पे इंटरसेक्शन मैक्स होता है उस मोमेंट पे क्या होता है, यूनियन मिनिमम होता है। तो बेटा यूनियन क्या बनेगा, दिख रहा है साफ साफ, ए यूनियन बी क्या है, खुद ए, क्योंकि बी तो सबसेट है ए का। तो बेटा एन ऑफ ए यूनियन बी मिनिमम, ये क्या होगा बेटा, बड़ा वाला सेट। इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू छोटा वाला सेट होता है और यूनियन की मिनिमम वैल्यू बड़ा वाला सेट होता है। कितना आ रहा है बेटा यहां पे आंसर, 750। अब बात करते हैं इन दोनों की। ये भी हमें पता है कि जब इंटरसेक्शन मिनिमम होता है यूनियन मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो बेटा इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये हमने देखा फर्स्ट एंड फोर्थ के लिए। अब हमें बोला इंटरसेक्शन मिनिमम चाहिए, तो यहां पे इंटरसेक्शन मिनिमम कितना रख सकते हैं, 0 रख देंगे, कोई लिमिटेशन तो है नहीं। तो सिंपल है, इसमें किसमें क्या होगा बेटा, सेकंड एंड थर्ड के लिए वेन डायग्राम अगर बनाएंगे तो इस तरीके से वेन डायग्राम बन जाएगी। ये ए है और ये बी है, दोनों में कोई कॉमन पार्ट है क्या, नहीं, डिसजॉइंट सेट ले लिया, डिसजॉइंट सेट ले लिया बेटा। तो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 0, इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 0। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है। तो बेटा यूनियन कितना आएगा, काउंट कर रहे हैं हम लोग, यूनियन की मैक्सिमम वैल्यू अगर हम काउंट करें क्या होगा बेटा, इसके सारे एलिमेंट सिर्फ इसी के पास है और इसके सारे एलिमेंट इनसे डिस्टिंक्ट है। तो बेटा ये 750 और ये 500, आंसर क्या आएगा, 1250, ठीक है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज हमने वहां यूज की थी, बस वहां पे कंडीशन क्या था, यूनियन मैक्सिमम 100 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि वो परसेंटेज था, परसेंटेज कभी भी 100 को एक्सीड नहीं करता है। बट जब परसेंटेज की बात नहीं चल रही है तब ये वाली चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इसको अच्छे से लिख लो। तो सेट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि हर चैप्टर में बेसिक इसका आना ही है, चैप्टर का नाम ही अपना फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स है। तो बेटा इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी हमने सारे फाइनाइट सेट के एप्लीकेशन सीखे हैं, इसके बाद हम लोग इनफाइनाइट सेट सीखेंगे और वो भी कंटिन्यूअस इनफाइनाइट सेट। तो इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है उसको आपको अच्छे से आइडिया लग जाए, ठीक है। तो चलो इसको लिख लो अच्छे से।